Hello guys, I hope you all are very thoughtful for your CLAT that is going to be conducted on 7th of September. So today basically we are going to deal with the reading comprehension that is popularly known as RC and is one of the major topic in English section of any law entrance examination. So while talking about RC today, I am assuming that all of you must have been thought of with your vocab and at least you all are very, you have completely revised what you have learned for the past 1 year or through the past 1 or 2 months, like during your crash course. So today what we are going to revise is like how to deal with RC. अभी तक आपने बहुत RCs actually revise किए होंगे और solve किए होंगे, but today we are going to deal with certain tricks जो कि आपको एक आपका जो अप्रोच होगा आरसी में कि आपको कैसे आरसी को अप्रोच करना है, बेसिकली इन चीजों के बारे में बताएगा. तो अगर जब हम लोग आरसी की बात करते हैं तो क्या होता है कि आरसी एक पैसेज के रूप में आता है. बेसिकली हो सकता है कि बहुत लेंदी हो सकता है कि कुछ 300 वर्ड्स में हो. इट इज नॉट प्री डिटरमाइंड. तो हम लोग कुछ भी अजम्पशन लेके नहीं चलेंगे. बेसिकली आज हम लोग एक जनरल व्यू कि आरसी को कैसे पढ़ें और कैसे इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें, तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो, हमारा जो आरसी है उसको डील करने का बेसिकली दो तरीका है. कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आरसी पूरा पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. सम स्टूडेंट एक्चुअली फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चन एंड देन गो थ्रू द पैसेज. अब देखो, दोनों तरीका है और दोनों वे है आरसी सॉल्व करने का, बट इन दोनों वे में से कौन सा ज्यादा बेटर है, किससे क्या बेनिफिट है, किससे क्या लॉस है, we are going to cover all these things in this lecture. So before that I just want to make clear one important thing, और that is कि आरसी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको बेटर करने, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज. जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो हमें एक आइडिया मिलता है कि जो आरसी है उसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है. बेसिकली सब्जेक्ट वही होता है कि टॉपिक में, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक आरसी का एग्जांपल भी दूंगी, बहुत रीसेंट है, अभी आप लोग करंट अफेयर्स में भी उन चीजों को पढ़ रहे होंगे. तो बेसिकली जब भी ऑथर कुछ लिखता है तो इट इज अबाउट अ सब्जेक्ट. तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि ऑथर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, इससे क्या होगा वो भी आगे हम देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है कि ऑथर का मेन आइडिया क्या है. अब जब हम मेन आइडिया ऑफ द पैसेज की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता है कि ऑथर प्रिसाइजली, ठीक है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है. अब देखो, हो सकता है अब आप बोलोगे कि सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज और आइडिया ऑफ द पैसेज दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है. तो नहीं, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं. अलग अलग ये है कि सब्जेक्ट, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी एक एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर ऑथर ने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लिखा तो यहाँ पे क्या है कि ऑथर का सब्जेक्ट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दैट हैज बीन रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड. लेकिन अगर जब हम आइडिया के बारे में बात करते हैं तो आइडिया का मतलब होता है कि ऑथर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना चाह रहा है. अब देखो, जब क्या कहना चाह रहा है, अगर हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल एनईपी के बारे में, अब ऑथर हो सकता है उसके बारे में कुछ इनपुट्स दे रहा होगा, उसके बारे में बता रहा होगा. तो हमें सबसे पहले ग्रास्प करना है कि ऑथर जो है वो मेन आइडिया क्या है ऑथर का. और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑथर का टोन क्या है. मतलब तो हमने अभी तक डील किया है सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, दूसरा हो गया मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, एंड थर्ड वन इज द टोन ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज. ठीक है, अब देखो, इसको एक चीज माइंड में रखने के लिए सब सिंपल सी टेक्निक ये है कि जीएसटी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे याद करते हैं. ठीक है, जीएसटी, जी फॉर जनरल आइडिया, एस फॉर स्ट्रक्चर, एंड टी फॉर टोन. मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ आपको अभी, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने क्या बोला, और ताकि ये देखो अभी मैं जो चीजें बता रही हूँ हो सकता है आप लोगों ने की होगी,
बट इट्स जस्ट अ रिविजन क्लास, सो टू मेक श्योर कि आगे चीजों को कैसे रिफाइन किया जा सकता है। फॉर दैट हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। अब प्लीज डोंट अज्यूम जीएसटी से कुछ और। जीएसटी स्टैंड फॉर जनरल टोन, जनरल आइडिया प्लस स्ट्रक्चर इन इट्स टोन। तो ये जो जीएसटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी भी पैसेज को पढ़ रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले उसका जीएसटी निकालना होता है, जनरल आइडिया, स्ट्रक्चर एंड टोन ऑफ द पैसेज। अब देखो, जब हम ये तीन चीज निकाल लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें एक पर्टिकुलर जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका एक जो उसकी जो थीमेटिक कॉम्पोजिशन है उसकी आइडिया हो जाएगी, उसके बारे में हमें मालूम हो जाएगा और हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस पता चल जाएगा किसी भी पैसेज का। तो इससे क्या होगा, हमें जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इजीली, पर्टिकुलरली अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब उसके बाद ये तो हमारे पैसेज के बारे में हो गया। अब दूसरा अप्रोच, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रोच क्या होना चाहिए आरसी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं अभी आपको कुछ ऐसे अप्रोच बताऊंगी दैट इज अ मस्ट दैट यू शुड गो डू। ठीक है, अब देखिए, जब भी पैसेज आता है तो पहले तो आप एक बार इंटायर पैसेज को पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ो एंड देन लास्ट पैराग्राफ ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, जब भी आप स्टार्ट करते हो तो जनरली इट्स अ वेरी जनरल नोशन, ठीक है, 100% नहीं, बट मैक्सिमम केस में ऑथर क्या कहना चाह रहा है ये हमने स्टार्टिंग के अराउंड मान लो 4-5-6 लाइन आपने पढ़ा, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा, ये मैं शॉर्ट पैसेज के बारे में बता रही हूँ, पर मान के चलो कि अगर आपका जो पैसेज है काफी बड़ा है तो ठीक है, आप उसको रफली 1/3 ऑफ द पैसेज पढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा कि यू विल गेट एन आइडिया कि ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर आप बाकी पैसेज को थोड़ा स्पीड, अपनी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो और एग्जामिन कर सकते हो कि ऑथर ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऐसे हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, ऑथर का जो टोन है उस सब्जेक्ट को, ऑथर का आइडिया जो है उस सब्जेक्ट को लेकर क्या है। ठीक है, अब जब अगर ये शॉर्ट पैसेज के लिए है, ठीक है, देन जब हम लॉन्गर पैसेज की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि हमें एक एक पैराग्राफ वाइज दे रखा रहता है। ठीक है, तो जब पैराग्राफ में दिया रहता है 10 से ऐसे 15 वर्ड्स नोट डाउन कर लो जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑथर के आइडिया को एक तरीके से बता रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दीज थिंग्स विल मेक यू यू नो सॉल्व द क्वेश्चन वेरी क्विकली एंड इट विल सेव योर टाइम। अब उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच ये होता है कि कुछ स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं, हर पैसेज में कुछ स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, आपको जो ऑथर के आइडिया के बारे में इंपॉर्टेंट आइडियाज को और अगर ट्रांजिशन हुए हैं पैसेज में तो उनको बताता है। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है ना, ये इनका ध्यान रखना है कि ये अपन को क्या करते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको बताता है एक तरीके से ना कि ये ऑथर क्या कंटिन्यू कर रहा है उन चीजों को। मान लो अगर उसने स्टार्ट किया फिर बाद में उसने उन चीजों को का क्रिटिसाइज करने को चला गया, तो ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो मैं स्ट्रक्चरल वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या करते हैं, ये हमें एक आइडिया देते चलते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन स्ट्रक्चरल वर्ड्स बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पैसेज में को पैसेज की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। ये वर्ड्स हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली। तो जब हम सिमिलरली की बात करते हैं तो हमें बहुत क्लियरली पता होता है कि ऑथर यहाँ से कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है अपने ओपिनियन से, ऑथर फिलहाल उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। दूसरा मान के चलो मोर ओवर। अब मोर ओवर में भी एडिशनल है, उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल ऑथर बता रहा है। फिर एक और वर्ड मान के चलो एडिशनली, सिमिलरली, मोर ओवर, इन द सेम वे। फिर नेक्स्ट वर्ड मान के चलते हैं अपन लाइक वाइज। फिर और क्या कर सकते हैं, हाँ एक और वर्ड है अपने पास एडिशनली।
तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि पैसेज में अगर आपको ये सारी चीजें मिले तो बी श्योर कि ऑथर उसी सब्जेक्ट के बारे में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं आपके कॉन्ट्रास्ट वर्ड। अब कॉन्ट्रास्ट वर्ड का क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ अभी। जब कॉन्ट्रास्ट वर्ड होते हैं तो आप चौकन्ने हो जाओ कि अच्छा अब यहाँ पे ऑथर जो है वो कॉन्ट्रास्ट ओपिनियन के बारे में बात करने जा रहा है। मतलब कि जो अभी तक ऑथर ने अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात किया है तो उसको लेकर जो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कुछ अपोजिट वे में। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैंने बोला किसी चीज के फेवर में, ठीक है, फिर मैंने बोला कि नहीं ये खराब है, तो अगर जब आप स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ते हो, मैंने बोला कि आप पैसेज वाइज भी देखते चल सकते हो, तो इससे क्या होगा, अगर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स जैसे नॉनदलेस, फिर दूसरा आपका आ गया बट, डिस्पाइट। अब देखो, अब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये जस्ट आपको एक रिवीजन कराने के लिए लिस्ट है कि अगर मान लो अब ये क्या होता है, पहला मैंने बताया कंटिन्यूटी वर्ड्स, उसमें क्या होता है कि ऑथर सेम आइडिया को, सेम सब्जेक्ट जो ऑफ द पैसेज है उसको कंटिन्यू कर रहा है, बट जहां पे भी ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स आते हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स जैसे नॉनदलेस, बट, ऑल दो, डिस्पाइट, तो मेक श्योर आप वहां पे चौकन्ने हो, जो एकदम आंखें खोल लो और देखो अच्छा अब ऑथर जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो हो सकता है नेगेटिव बोलेगा, कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो हो सकता है पॉजिटिव बोलेगा। अब देखो ये हो गए, एक हमारा और है कंक्लूसिव। अब देखो ऑथर कभी ना कभी तो पैसेज का कंक्लूजन देगा, तो कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन के लिए भी कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ में आपको दिख सकते हैं। अब देखो अब वो वर्ड्स कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मान के चलो आप, फर्स्ट हो गया 10, ठीक है, सेकेंड आप मान के चलो हेंस, फिर ये 10 हो गया, हेंस हो गया, फिर एक और वर्ड है इन समरी। तो देखो ये सब आपको लास्ट पैसेज के लास्ट में ही मिलता है, या फिर हो गया आपका इन कंक्लूजन। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको, ये सारे वर्ड्स आपको बेसिकली जो है वो लास्ट में ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब इन चीजों पे हमें क्या हुआ, हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि बेसिकली अगर ये सारे वर्ड्स होते तो हमें कैसे स्विच करना, हमें कैसे पता चलना कि पैसेज अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब क्या पैसेज में कंटिन्यूटी है, क्या कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, क्या ऑथर कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं थोड़ा और आपको रेफरेंस के लिए बताती हूँ, जैसे कोई अगर कंटिन्यूटी वर्ड्स है तो उसमें कंटिन्यूटी वर्ड से हमें यह आइडिया मिलता है कि जो ऑथर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फर्दर सपोर्ट कर रहा है। वहीं अगर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स देता है तो एक कॉन्ट्रेरी व्यू जो है उस, मान लो अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था आप थोड़ी देर पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, अब ऑथर का सब्जेक्ट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो लिखा, आपने पढ़ा, आपको कंटिन्यूटी वर्ड्स मिले, फिर आपको मान लो 3 पैराग्राफ के बाद क्या मिले, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स मिले। अभी तक ऑथर मान लो जो एनईपी है उसके फेवर में बता रहा था कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे ही आपको ये जो कॉन्ट्रेरी वर्ड्स हैं, जैसे ही आपको ये कॉन्ट्रेरी वर्ड्स मिलेंगे, आंखें खोल लो और एकदम अच्छे से देखो, आपको दिखेंगे कि अब ऑथर पॉजिटिव से था तो वो नेगेटिव साइड में आ जाएगा, अब वो शायद उसके लूप होल्स गिनाएगा। ठीक है, कंक्लूजन में तो बहुत इजी है कि कंक्लूजन में क्या होता है, ऑथर अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को जो रहता है वो सम अप करता है। ठीक है, अब एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ कि हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव रोल, जो भी पैसेज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या करना है, उसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बताएंगे कि क्या है रोल पैसेज का, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स में कैसे आपके वर्ड्स आ गए, जैसे ब्राइट, फॉर्चुनेट, पैशनेट, एफिशिएंट, एंथुजियास्टिक, तो ये सारे वर्ड्स जो है आपके पॉजिटिव वर्ड्स में हैं। वहीं अगर नेगेटिव वर्ड्स आते हैं तो नेगेटिव वर्ड्स क्या होंगे, जैसे स्ट्रेसफुल, पेसिमिस्टिक, अलार्मिंग। अलार्मिंग एक ऐसा वर्ड है कि बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फाउल, डिटर्मिनेंटल। ये सारे ऐसे वर्ड्स है ना कि आपको ऑथर के मोटिव को स्टैब्लिश करने में
हेल्प कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में कि जो हमने जीएसटी जो 3 हमने बात किया था, जनरल आइडिया, स्ट्रक्चर और टोन, तो ये टोन वाली जो चीज है ना, आप जब ऑथर के मोटिव को बात करोगे, मान लो ऑथर नेगेटिव चीजें बोल रहा है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा होगा। अगर हम एनईपी की बात करते हैं, अगर कोई ऑथर है उसने क्या किया, एनईपी के बारे में लिखा, ठीक है, अब उसने एनईपी में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जो मैंने आपको नेगेटिव वर्ड्स बताए कि अलार्मिंग सिचुएशन, मान लो लैंग्वेज, जैसे एनईपी क्या है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि उसमें बताया जाता है कि क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। अब उस इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर ऑथर ने बोला कि अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है, या फिर मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा ये कि ये ऑथर के मोटिव को आप स्टैब्लिश कर सको, ठीक है। अब देखो, अब चौथा फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें मान लो कि अगर कोई फ्रेज है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर किसी फ्रेज के बारे में क्वेश्चन है कि अच्छा इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, तो आप क्या करो, वो पैसेज में जहां पे वो फ्रेज मेंशन किया गया है, ठीक है, अगर वो फ्रेज को लेके क्वेश्चन है, आप उसके 3 लाइन ऊपर तक पढ़ो। आपको इससे क्या होगा, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज किस बारे में है। अगर आपको फ्रेज की मीनिंग पता है तब तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन हालांकि अगर आपको फ्रेज की मीनिंग पता नहीं है तो आप 3 लाइन ऊपर के पढ़ो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऑथर जो है वो क्या इम्प्लिसिट करना चाह रहा है उस फ्रेज से, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे होते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने वोकैब को अपने प्रिपरेशन के टाइम बहुत सीरियसली लिया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है, बट हो सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, क्योंकि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट दैट कैन बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस। मान लो ऐसे वर्ड्स कुछ आते हैं आपके पास जो जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको वो सेंटेंस एक बार पढ़ना है। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पूरी सेंटेंस, ऐसे पैनिक नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर पैनिक कि मुझे ये वर्ड नहीं आता है, पहले वो सेंटेंस को पढ़ो। कई बार जब चीजें कॉम्प्लिकेट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एज अ होल चीजों को पढ़ते हैं, तो आप सीधे एक लाइन पढ़ो, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है। तो जब आपको एक रफ आइडिया मिलेगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां पे मार्क्स गेन करो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं आपको कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपका आरसी को पढ़ते वक्त, ठीक है। अब आरसी पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो अपने को क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अब देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 अप्रोच होता है किसी भी स्टूडेंट का। एक होता है पैसेज फर्स्ट देन क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स का अप्रोच होता है क्वेश्चन फर्स्ट देन द पैसेज। मैं पर्सनली जो पैसेज फर्स्ट देन क्वेश्चन अप्रोच मैं वो फॉलो करती हूँ। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि मुझ टाइम की बचत होती है। हाउएवर, अगर आप में से किसी ने भी लॉन्ग टाइम से अपने प्रिपरेशन के टाइम से अगर आपने पहले क्वेश्चन फर्स्ट और देन पैसेज वाला अप्रोच फॉलो किया है, तो मैं अभी आपको रिस्क लेने नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी आप अभी एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अभी फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे तो यू कैन स्विच टू द पैसेज क्वेश्चन अप्रोच। अब इसमें क्या करना है, तो देखो, पहले मैं बात करती हूँ क्वेश्चन देन पैसेज अप्रोच की, ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे इससे हमें लॉस हो सकता है, और जो हमारा पैसेज फर्स्ट देन क्वेश्चन, उससे हमारे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अगर जब हम क्वेश्चन फर्स्ट और पैसेज की बात करते हैं तो हमें लोग क्या करते हैं, अगर आपका एक बहुत अच्छा ग्रास्प है, नहीं मेरे क्वेश्चन सही होते हैं, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मॉक में मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ो, ठीक है, आंसर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके साथ पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद आप पूरे पैसेज को पढ़ो, तो आपको एक रफ आइडिया हो सकता है कि क्वेश्चन है तो इसका आंसर कहाँ पे है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन 1 पढ़ो, ठीक है, सारे ऑप्शन से पढ़ो, फिर सारे पैसेज में जाओ, क्योंकि जब आप एक बार पैसेज को पढ़ोगे सबसे पहले, और सारे, मान लो आपने सारे 5 मान लो 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं पैसेज में, आपने 5 क्वेश्चंस पढ़े पैसेज को लेकर, अब वो क्वेश्चन के बाद क्या होता है, जब आप वापस पैसेज पढ़ोगे तो आपका जो जिस क्वेश्चन को आप
एट द पॉइंट डील करने वाले हो ना, आपका जो आंसर रहता है माइंड में वही चीजें चल रही होती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें हैं ये, कि वही चीजें चल रही होती हैं कि अच्छा हाँ मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे इसका आंसर चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। आप, आई होप आप लोगों ने की भी है। तो हमें क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो हमें क्वेश्चन स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो अब इसमें क्या होता है, फिर आपको एक क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर आपको दोबारा पैसेज पढ़ना होगा, फिर आप दूसरा पढ़ोगे, फिर तीसरा करोगे, तो ये बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो इससे अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप पैसेज फर्स्ट देन क्वेश्चन अप्रोच करो। ठीक है, उसमें क्या था, आपने एक बार में पैसेज को पढ़ लिया, जब आपने एक बार में पैसेज को पढ़ लिया और एंटायरली पैसेज को पढ़ा, फिर आपने, क्योंकि जब पैसेज क्या है, आप जब क्वेश्चन अप्रोच करते हो तो दिमाग में चला होता है मुझे उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पांचों क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं हो रहे होते, एग्जाम में ये चीजें नहीं होती हैं। पर जब आपने पैसेज पढ़ा तो आपको कहानी हुई, बेसिकली क्या हुआ कि एक तरीके से कहानी हुई कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। अब जब आप पैसेज पढ़ोगे आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी जीएसटी की, ठीक है, जनरल आइडिया, स्ट्रक्चर और टोन। तो जब हमें इन चीजों के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा तो दिमाग में फिट हो जाएगा पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जब क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हो सकता है कि बहुत लेंथी पैसेज है, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कोई भी क्वेश्चंस भी रहते हैं ना तो सीरीज में रहते हैं। एक जनरल आइडिया मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग के पैसेज के क्वेश्चन आपको जनरली स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। हाउएवर ये 100% श्योर टेक्निक नहीं है, बट मेजरली ये होता है। आप क्या कर सकते हैं, मान लो आपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, एक और सिंपल टेक्निक है ये, आपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ पढ़ा, क्वेश्चन आप तुरंत में देखो 5 से 6 क्वेश्चन है कि क्या ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ में से कहीं, क्योंकि अगर बहुत लेंथी पैसेज है तो आपको वो पैसेज तुरंत ग्रास्प करने में एग्जाम के उस माहौल में, क्योंकि एग्जाम का माहौल ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको सारा पैसेज एक बार, बहुत अगर मान लो काफी एक पेज का पैसेज आ गया तो दिक्कत होगी। तो फर्स्ट पहले 2 पैराग्राफ पढ़ो उस पैसेज का, जब आप 2 पैराग्राफ उस पैसेज का पढ़ोगे तो तुरंत में फिर आप तुरंत जाओ और क्वेश्चन स्कैन करो कि अच्छा ये 2 पैराग्राफ से क्या हमारे में क्वेश्चन है, अगर होगा तो आपका तुरंत सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, तुरंत पढ़ो और तुरंत देखो क्वेश्चन है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर वैसे ही सो ऑन। ठीक, तो इससे क्या होता है, आपको एक बार जो पूरा पैसेज है बहुत बड़ा, तो आपको दिमाग में रहेगा कि यार मुझे तो क्वेश्चन याद रहेगा नहीं, मुझे वो पूरा पैसेज एक एक चीज कैसे याद रहेगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ये टेक्निक बहुत अच्छा है और आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब दूसरा आता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है यार 2 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस बेसिकली रहते हैं। अब 4 ऑप्शन में क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, अच्छा ऑथर ये भी कह रहा है, अच्छा ऑथर वो भी कह रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व की हैं, तो उसी तरीके से कभी भी अपने असम्पशन को और अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हमें ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है। तो जब ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें अपनी नॉलेज को साइड कर, अपने असम्पशन को साइड करना है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना है कि ऑथर क्या कह रहा है। फिर अपन ऑप्शंस पे आते हैं, जो मैंने कंफ्यूज होने की बात बोली थी। तो कंफ्यूज होने का क्या सीन है, ये है कि जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो आप इजीली, जैसे लीगल रीजनिंग में आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते हो ना कई बार, तो बस आरसी में भी वही करना है। पहले आप क्या करोगे कि ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। अब देखो लीगल रीजनिंग और आरसी, इंग्लिश आरसी का जो सीन है वो थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा नहीं। हमें ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का सबसे पहला टेक्निक है कि ऐसे चॉइस, मैं आपको बोर्ड लिख दे रही हूँ, यू कैन नोट इट डाउन, बाद में अगर आपको रिविजन करना हो तो सबसे पहला है कि हमें एलिमिनेशन के लिए हमें करना है कि मान के चलो सबसे पहले हमें ऐसे ऑप्शंस को हटाना है जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं। अब देखो ब्रॉड ऑप्शंस जो हटा देंगे, मतलब कि यार ये हमारा जो पैसेज, जो ऑथर जो है पैसेज के थ्रू कहना चाह रहा है, ये थोड़ा बहुत ही ब्रॉड वे में है, मतलब स्टिक ना हो के बहुत अलग अलग चीजों के बारे में भी बातें करने लग रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा कि टू नैरो, अगर ऐसे ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं तो आप इसको भी इजीली एलिमिनेट करो। ठीक है, फिर तीसरे जो कि पैसेज से बिल्कुल उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एलियन हो, जिस तरीके से कह सकते हैं स्ट्रेंज, एलियन
और स्ट्रेंज ऑप्शन। चौथा क्या आता है? चौथा हमारा आता है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो। अब देखो, अब एक्सट्रीम वाली बात जहां पे आती है तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम ना ही बहुत ही पॉजिटिव वे में एक्सट्रीम हो और ना ही बहुत ही नेगेटिव वे में एक्सट्रीम हो। ठीक है, तो ये 4 तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखो कितनी बार क्वेश्चंस हमारे साथ ये भी आते हैं कि ऑथर का टोन क्या है। अब देखो, आपने टोन देख के हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई ऑथर क्या करना चाह रहा है। हमने आज तक जो वोकैबुलरी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ग्रास्प किया है, ऑप्शंस उनमें से ही रहते हैं। ठीक है, तो टोन जो ये क्वेश्चंस आते हैं इसको लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी नहीं। अब चलिए, अब मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ, आई विल शेयर आर्टिकल NEP के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो मैं अभी तक आप लोगों को बोल भी रही थी। ठीक है, तो अब मैं आपको करती हूँ वो आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में स्क्रॉल पे एक आर्टिकल आया। ठीक है, अब मैं ये आर्टिकल के बारे में मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे इसमें बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आई एम रीडिंग दिस आर्टिकल फॉर यू पीपल। National Education Policy 2020 announced on 31st July has re-triggered the debate on the mother tongue instruction at the primary stage. अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये आर्टिकल इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आपको टेक्निक बताया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो टेक्निक को फॉलो करते हुए हमें कैसे प्रोसीड करना है आरसीज का। ठीक है, तो अब देखो पहले लाइन से तो आपको लग रहा होगा अच्छा ऑथर डिबेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पर मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, स्टार्टिंग में पहले 4-5 लाइन पढ़ो, तो ये बहुत बड़ा है नहीं, तो अपन क्या करेंगे। अब इसमें आता है while educationalists point out to numerous studies that show the advantage of learning in the mother tongue at the early ages, English continue to find a support from a large section of Indians as the preferred medium of instruction. ठीक है, the widespread Anglophilia of Indians, not surprisingly, can be traced to the expansion of English education in the colonial era. अब देखो, जब मैंने बात की थी कि जब हम 4-5 लाइन पढ़ते हैं पैसेज का तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ऑथर किस चीज के बारे में बता रहा है। तो चलो यहाँ पे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत क्लियर लिख दिया इन लोगों ने कि चलो ठीक है, तो आपको पता है एनईपी के बारे में। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा वेग वर्ड रहता, फिर भी, और अगर हम एनईपी को साइड कर देते हैं, अगर एजुकेशन आपको बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स दिख रहे होंगे, एजुकेशन, मदर टंग, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज को ग्राफ कर सकते हो अपने माइंड में कि ये किसी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपको यहाँ से तो फर्स्ट पॉइंट से बिल्कुल क्लियर दिख गया। ठीक है, ऑथर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। हमें फिलहाल ये नहीं पता चला है कि ऑथर जो है वो क्या डील कर रहा है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड या क्या। ठीक है, अब मान लो अगर हम आगे पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द अर्ली कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 18th and the 19th century, British, Danish, German and American Protestant missionary had set foot in India to proselytize. At the time, they realized that schools were both the cause and the effect of proselytization, and that education and missionary work had to be undertaken side by side. Thus, they choose education as their medium for proselytization with English as the medium of instruction. अब यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया 10 अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा, ऑथर किसी चीज के कंक्लूडिंग में है, तो हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये गेन करना है कि ऑथर जो है 10 अगर बीच में बात कर रहा है तो ये नहीं कि यहाँ से ये कंक्लूजन स्टार्ट कर देगा, ये बस एक पैराग्राफ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जब, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, ऑथर ने हिस्ट्री बताई कि इंडिया में कैसे कैसे आया। ठीक है, जो ब्रिटिश थे, आपको पता होगा, आपने जीके में पढ़ा है, ये जनरल नॉलेज की चीज है कि ब्रिटिश, चाइनीज, ठीक है, और अर्ली 18th-19th सेंचुरी में जब इंडिया में ये लोग आए थे तो कैसे चीजें क्या सिचुएशन थी, और इसके बारे में ऑथर ने बात किया। ठीक है, अभी हम बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं। ठीक है,